आगे चलो, आगे में देखो क्या बता रखा है भाई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, 12 में क्या कह रहा है, इसमें देखो त्रिदोष हेतु लिंगम सन्निपाते, है ना, सन्निपातम गुल्मम च। अब यहाँ पे देखो स विप्रतीक, है ना, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण, देखो अपन ने बात ही की थी कि जो सन्निपातिक गुल्म होता है ना भाई, सन्निपातिक गुल्म में अपन ने विकृति विषम संवेद होगा, तो विकृति विषम संवेद होने के कारण, है ना, या फिर विरुद्ध उपक्रम होने के कारण, एक नोट करके ऊपर लिखना, है ना, नोट करके लिखना, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण नीचे गुल्म ऑब्लिक करके सन्निपातिक गुल्म असाध्य होता है। ठीक है भाई, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण सन्निपातिक गुल्म या नीचे गुल्म क्या होता है भाई, असाध्य होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है भाई, त्रिदोष हेतु लिंगम सन्निपाते, कि जिसमें त्रिदोष के कारण उत्पन्न होता है भाई, है ना, तो उसको सन्निपातिक गुल्म करेंगे। स विप्रकृति विरुद्ध उपक्रमम असाध्य, और इसको बोला है भाई असाध्य होता है, नीचे गुल्म बोल दिया इसको, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, आगे की बात करा, देखो रक्तज गुल्म की बात करा, तो रक्तज गुल्म में क्या कह रहा है भाई, शोणितम गुल्मम खलु त्रिय स्त्रिया, कि जो रक्तज गुल्म होता है वो विशेष रूप से स्त्रियों में ही होता है भाई, ओनली क्या कह रहा है भाई, चरा केवल स्त्रियों में कहता है ना। खलु स्त्रिया च भवति न पुरुषस्य, की पुरुषों में नहीं होता भाई। गर्भकोष्ठम च, है ना, गर्भकोष्ठम च, गर्भकोष्ठम च आर्द्रतम विशेष्य, है ना, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है भाई। तो इसको दोनों को, और इसके विमर्श में चलो, विमर्श में क्या कह रहा है भाई, है ना, इत्यादि गुल्म को देखो यहाँ पे नीचे से लाइन पे देखो, है ना, कि ये क्योंकि स्त्रियों में विशेष रूप से जो गर्भाशय होता है वो स्त्री में होता है भी, इस वजह से यहाँ पे बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे जो शारपाणी ने बोला, तो शारपाणी ने देखो क्या कह दिया, है ना, स्त्री नाम च पुंसा नाम जायते, शारपाणी के लिए देखो कह रहा है। तो आचार्य जो शारपाणी है उन्होंने दोनों में माना है भाई, कि शारपाणी ने स्त्रियों में भी होता है भाई, प्लस पुरुषों में भी, दोनों में रक्तज गुल्म होता है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, अब यहाँ पे 13 पे वही चीज बता रखी है जो मैंने आपको बता रखा है। देखो इसमें बोला है परतंत्रे, है ना, यादव शारदात, कि जो स्त्रियां विशेष रूप से क्या होती है भाई, परतंत्र होती है या फिर अशिक्षित होती है। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, परतंत्रे या अवशिक्षम विशारदम सततम उपचारम, और क्या बता दिया भाई, जो हमेशा किसी कार्य, किसी न किसी कार्य में लगी रहती है। वेगम अनुदीर्णम, की जो वेगों का विधारण करती है, वेगों को रोकती है। या फिर इसके अलावा देखो, इसके अलावा और भी कारण माने, तो इसको भी टिक करना। आम गर्भे च वो अपिचिरितम, कि जिस व्यक्ति में या फिर जिस स्त्री में बार बार क्या हो रहा है अभी, जैसे हैबिचुअल अबॉर्शन होता है ना, आम गर्भे च वो अपिचिरितम, जिसमें बार बार क्या हो रहा है अभी, आम गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, अबॉर्शन ऐसी कंडीशन हो रही है। या पतिते अथवा च अप्यचिर प्रजाता, या फिर क्या बता दिया भाई, जैसे ही या फिर उसमें प्रसूता के बाद भी वो अपत्य का सेवन करे, वो बता दिया, है ना। या ऋतु च वात प्रकोपणम, या ऋतु काल में देखो वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करे। तो इसमें देखो कौन कौन से कारण बता दिए, एक तो अशिक्षा के कारण बोल दिया, है ना, परतंत्र के कारण बोला है, इसके अलावा देखो आम गर्भ के लिए बोल दिया, है ना, या फिर इसके अलावा देखो और क्या बोला है भाई, ऋतु काल में वात वर्धक द्रव्यों का सेवन कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, क्षिप्रम वात प्रकोपम आपद्यते। 13 नंबर पे बोला है, देखो इसको टिक करना, क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। इसके अलावा देखो और क्या कह रहा है भाई, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे, सप्रकुपितम योनि मुखम अनुप्रवेश्य। अब जो शरीर में वात वृद्धि हुई है, तो वात वृद्धि क्या करेगी भाई, यहाँ पे सप्रकुपितम योनि मुखम, की योनि मुख को वो क्या करेगी, आवृत कर देगी। आवृतम च रुध्यमणम, और क्या करेगी, उसको अवरुद्ध करेगी। और अवरुद्ध करने के कारण मासी मासी तद आवर्तम, कि मास मास में जो आवर्तव, जो आर्तव है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है भाई, वो तो बनेगा अंदर, लेकिन बाहर उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। मासी मासी तदार्थम, इसको टिक करना भाई, मासी मासी तदार्थम च रुद्यमानम कुक्षी अभिवर्धित, और उसके कारण क्या होगा भाई, जो उदर है उसकी वृद्धि होगी, कुक्षी की वृद्धि होगी, और कुक्षी की वृद्धि होने के कारण उसको क्या समझा जाएगा भाई, कि गर्भ है ना। और उसमें देखो लक्षण भी क्या बता रहे, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, तस्या च शूलम अतिशारकम छर्दे अचोर, है ना, अरोचकम विपाकम च। इसके अलावा देखो उसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, तो इसमें सेकंड लाइन पे इसको टिक करना, स्तन्यों से स्तन्यम, कि स्तन्य की प्रवृत्ति होगी भी उसमें, वो बता दिया। इसके अलावा देखो ओष्टियो स्तन मंडले से काष्ण्यम, कि ओष्ट और जो स्तन मंडल है वो कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे भी, जैसे गर्भिणी में होते हैं, है ना। इसके अलावा देखो अत्यर्थम ग्लानी च, कि नेत्रों में ग्लानी, जैसे चक्षुरम आकुलत्व अपन ने ज्वर में भी देखा था, तो यहाँ पर भी देखो। मूर्छा हरलास, इसको टिक करना। दो हद्यम, देखो दो हद्य की भी बोल दिया भाई,
और शौतु च पाद्यु कि हाथ पैरों में विशेष रूप से स्वेलिंग होगी भी। ईश्च और क्या बोला है भाई, रोम राजे च योनिश्च चटालत्वम, योनिश्च चटालत्वम ये कई बार पूछा हुआ भाई, योनिश्च चटालत्वम किसका लक्षण है भाई, है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी च योन्यम दुर्गंध्यम च, और वहाँ पे देखो योनि इस प्रदेश से जो दुर्गंध इसकी श्राव होगा भी, केवलम च आशय गुल्मम पीड़ितम च स्पंदने, और वहाँ पे देखो गुल्म को, क्योंकि इसमें स्पंदन भी होगा, और स्पंदन होने के कारण ही इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है भी कि उसकी चिकित्सा आपको 10 महीने बाद ही करनी है ना। तो सारे गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं भाई ये अपने को याद रखने, स्तन्यों को, है ना, स्तन्यम प्रवृत्ति, ओवोस्ट स्तन मंडल का कास्ट ने बता दिया, त्यर्थम ग्लानि सौतुपादम योनस्य चिटालत्वम, है ना, किसका लक्षण है भाई ये भी पूछा हुआ है, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो और भी क्या बोल दिया, इसको अपने को याद रखने। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे इसके बता रखे हैं क्या, गुल्म के पूर्व रूप बता रखे। तो पूर्व रूप में क्या क्या होंगे भाई, ऐसाम च खलु पंचानाम गुल्मम च प्राव्य पूर्व रूपाणी भवंती, क्या क्या पूर्व रूप है भाई। तो सेकंड लाइन पे देखो इसको टिक करना, एक तो अग्नि वैषम्यम, क्योंकि इसमें वात है, वात के कारण हमेशा अग्नि कैसी होती है, विषम होती है, तो इसको टिक करना अग्नि वैषम्यम। विदाहो भुक्तस्य, देखो रक्तपित्त में क्या था, भुक्तस्य विदाह, जस्ट अपोजिट है भाई, तो दोनों का अपने को याद रखना भाई, विदाह भुक्तस्य या तो उसका याद रखो या इसका याद रखो, है ना। और पाक काले च युक्तम च छर्दे द्वारम, या फिर देखो भोजन की जो पक्वावस्था है उसमें क्या होगा भाई, वमन की कंडीशन हो सकती है, या फिर वात मूत्रम पुरुष वेगानाम च प्रादुर्भाव, या इसके अलावा देखो और क्या बता रखा है अभी, है ना, इसके कारण वात मूत्र पुरुषानम च प्रादुर्भाव इनकी उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा देखो नीचे से सेकंड लाइन पे वात शूलम, शूल की उत्पत्ति होगी, आटोप अंत्रकूजनम, आटोप गुड़गुड़ाहट हो सकती है भी, है ना, परिहर्षणम की हाथ पैर बिल्कुल ऐसे गूज प्लेस ऐसी कंडीशन होगी, अबुभुक्षा उसको भूख भी नहीं लग सकती, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सोहितस्य च असहित्वम, अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो उसको सहन नहीं कर पाएगा भाई, है ना, कि अगर ज़्यादा पेट भर के ज़्यादा खा लिया तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, जैसे सोहितस्य च असहित्वम, इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर अगले वाले में चलो, तो यहाँ पर सभी रोगों में सभी जो गुल्म की बात कर रहा है, सर्वेशु खलवेशु गुल्मेशु न कश्चित वाताद्रते संभवती गुल्लम, कि बिना वात के कोई भी गुल्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस वजह से बोला है कि कोई भी गुल्म हो उसमें वात ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वात ही प्रधान है ना। इसके अलावा देखो इसी के आधार पर इसकी चिकित्सा भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, तेषाम च सन्निपातिकम च असाध्य ज्ञात्वा नेव उपक्रमित, नेव उपक्रमित मतलब आसान, ये असाध्य बता दिया, जो सन्निपातिक है जो नीचे गुल्म है वो असाध्य होता है भी। इसके अलावा देखो इसको टिक करना, एक दोष जेतु यथा स्व आरंभम प्रणीत, कि एक दोषज जो होंगे उनमें क्या होगा भी कि जैसा दोष प्रकोपित हो उसके अनुसार आप चिकित्सा करें। ससृष्टम साधारणेशु कर्मणम च उपचारित, और अगर क्या है भाई द्वंद्वज वाली कंडीशन हो तो द्वंद्वज में भी जो ज़्यादा उपद्रव कर रहा हो उसकी चिकित्सा करें। साधारण कर्म उपचारित, तो साधारण कर्म का कहने का मतलब यही है कि जो ज़्यादा दुखदायी है ना भाई उसकी चिकित्सा पहले करनी है भाई। जैसे अपन ने बता रखा है वर्षा ऋतु में साधारण कर्म करना चाहिए भाई। जैसे अगर आपको ज़्यादा ठंड लगे तो भी क्या करे भाई, कंबल ओढ़ो, है ना, या फिर अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो फिर पंखा चलाओ, कूलर चलाओ। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है साधारण कर्म उपचरित, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो थर्ड लाइन पे चलो, त्वर मानस्य विशेषम, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है भाई, त्वर मानस्य विशेषणम च लभ्यमानम गुल्मे च आत्य कर्मणम च वाता चिकित्सा प्रणीत। देखो गुल्म में विशेष रूप से अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो हमेशा क्या करना चाहिए कि वात सामक चिकित्सा कर दो, है ना। गुल्मे आत्य कर्मणम च, आत्य कंडीशन भी बता रखी है देखो इसमें, है ना, आत्य कंडीशन रक्तपित्त में भी बोला है। गुल्मे आत्य के कर्मणम च वात चिकित्सा, अगर कुछ भी ना हो तो वात की चिकित्सा कर देनी चाहिए। और वात की चिकित्सा में देखो क्या क्या बोला इसने, स्नेहम स्वेदो वात हरो स्नेहम स्वेदम, कि स्नेह स्वेदन करें, मृदु विरेचनम वस्ती, मृदु विरेचन के लिए इसको टिक करना भाई कि गुल में विशेष रूप से कौन सा विरेचन कराना चाहिए, मृदु विरेचन कराना चाहिए भाई, इसको टिक करना। अम्ल लवणम मधुरम च रसायनम, की अम्ल लवण द्रव्यों का, मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, इनका रसों का प्रयोग करना चाहिए। युक्तम अवचारित, टिक करना इसको, है ना, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं वात का शमन करने वाले द्रव्य हैं। इसके अलावा देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर इसमें 17 में क्या बात कर रहा है भाई, गुल्मीनाम च शांति उपाय सर्वसो विधिम अपचारित्वम। और लास्ट लाइन देखो, मारुते अवम जीते अन्य उदृणम दोषम अल्पम अपि कर्मम नियंत्यात, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, कुछ भी नहीं है तो सब आप क्या करो, वात का शमन कर दो, गुल्म का अपने आप ही शमन हो जाएगा भाई। मारुते अवजीतम, कि आपने वात को जीत लिया भाई, है ना, तो फिर अपने आप ही जो उपद्रव हो रहे हैं ना, जो भी दोष के कारण, वो अपने आप ही रुक जाएंगे भाई। दोषम अल्पम च कर्मम नियंतात, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना भी,
है ना। और एक नोट करके लिखना कि गुल्म में कौन सा कर्म, नोट करके लिखना क्वेश्चन है ना, गुल्म में किस कर्म का निषेध है, गुल्म में किस कर्म का निषेध है। तो गुल्म में वमन का निषेध है भाई, है ना। गुल्म में किस कर्म का निषेध है, ठीक है भाई, तो गुल्म में वमन का निषेध है। अगर गुल्म की आपको चिकित्सा करनी है तो उसमें यह भी बता रखा है कि नाभि के अगर ऊपरी प्रदेश में गुल्म हो तो आपको क्या करना चाहिए, नाभि के ऊपर हो तो स्नेहपान कराना चाहिए भी, ठीक है भाई। अगर पक्वाशय में हो तो उसमें वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए भी, लेकिन अगर दोनों के बीच में, अगर संपूर्ण उदर में हो तब वहां पे दोनों का प्रयोग करें भी। देखो अपने को ये चीज जरूर याद रखनी है, नाभि के ऊपरी प्रदेश में है तो स्नेहपान कराएं, वस्ती प्रदेश में है ना, वस्ती में मतलब पक्वाशय में है, पक्वाशय में है तो वहाँ वस्ती का प्रयोग करें, और अगर संपूर्ण उदर में है तो संपूर्ण उदर में तो आप क्या करें, दोनों करें, स्नेहपान करें प्लस वस्ती का प्रयोग करें। ये इसकी गुल्म की चिकित्सा भी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है ना। इसके बाद अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, इसको भी देखते हैं। कि गुल्म के कितने भेद है ना, गुल्म जैसे गुल्म वेस्टर्न बता दिया भाई, है ना, तो 5 भेद बता दिए, गुल्म वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक, सन्निपातिक को नीचे गुल्म भी कहते हैं, है ना। और जो सन्निपातिक गुल्म होता है उसमें विकृति विषम संवेद होने के कारण वो असाध्य होता है, पहले तो ये चीज़ अपने को याद रखना, ठीक है भाई। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो गुल्म है, गुल्म के विशेष रूप से 5 स्थान बता रखे हैं, और गुल्म में विशेष रूप से क्या होता है भाई, वात के कारण ही गुल्म की उत्पत्ति होती है। वायु अपने ही अवयवों के द्वारा खुद की आश्रित होती है, इस वजह से गुल्म की उत्पत्ति बता रखी है, ठीक है। इसमें बाद में देखो, क्योंकि सारे निदान इसमें अपने को वात वर्धक वाले हैं, ठीक है। और जो इसमें बता रखा है भाई कि कहाँ पे, कि मांस वायु प्रकोपित होगी, मांसरोतस में होगी, मांसरोतस में होकर के उसमें पिंड स्वरूप में बनेगी, इस वजह से उसको नाम दे दिया भाई पिंड, जो गुल्म स्वरूप बनेगा तो इसको गुल्म बोला अभी। इसके 5 स्थान जरूर याद रखना, हृदय, वस्ती, नाभि और पार्श्वदेह, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो जो वातिक गुल्म है उसमें बता दिया क्या क्या लक्षण मिलेंगे भी, तो इसमें जैसे मुंह पिपली का संचार होंगे इसु, कि जैसे चीटियाँ चल रही हो भी, मूर मूर है ना, धम्यति मूर मूर, अल्पम आपद्यते ये बता दिया, धीर शांति, या फिर जब वात का प्रकोप होता है तब ये बढ़ता है ना। इसके अलावा देखो इसमें उच्च श्वास अवरोध भी बता दिया, प्लीहा, आटोप, आंत्रकूजनम, ये इसमें विशेष रूप से उपद्रव होंगे भी। और इसके अलावा अपन ये करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो कृष्ण और अरुण वर्ण का की त्वचा, नक, नयन सारे मूत्र पुरुष कैसे हो जाएंगे भी, जैसे इसमें कृष्ण वर्ण के होंगे, पैतिक में पीड़ में हारित वर्ण के बता दी भाई, है ना, नील वर्ण के हो जाएंगे, और कफज में उसमें श्वेत या शुक्ल वर्ण के हो जाएंगे। तो ये चीज़ कॉमन है, इनको ऐसे अभी अपने को याद कर सकेंगे। इसके अलावा देखो जो पैतिक गुल्म है, जो कफज गुल्म है, वो वस्ती प्रदेश में नहीं होते, तो दोनों को अपने को याद रखने भी। ये आमाशय मतलब एक देश में उत्पन्न होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना भी, ठीक है। और इसमें देखो जो इसके निदान बता रखे हैं, जैसे हरितक की बात करें, हरितक इसमें पित्त में ही बता रखा है प्लस कफ में ही बता रखा है। या इसके अलावा देखो और चीज़ इसमें अपन बात करें, है ना, कि जो कॉमन है, ठीक है भाई, तो हरितक बता दिया था। एक इसमें मध्य का भी बता रखा है, मध्य का भी अपने को ध्यान रखना है ना। दोनों को अपने को ध्यान रखना है। स्पर्श असात्मम, स्पर्श ये किसका गुण है भाई, जैसे रक्त शिरोरोग का भी है प्लस इसका भी है, स्पर्शो अल्पम किसका, पैतिक गुल्म का, ठीक है भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन पित्त में चले तो इसमें पित्त वाले में क्या होगा भाई, कि ज्वरा, इसमें ये लक्षण मिलेंगे अपने को, कंठ स धूमम च उद्गारम च, इसमें बिल्कुल जैसे रक्तपित्त के समान लक्षण मिलेंगे भाई, दहते, दुषिते, उष्मायते, शुद्धते, क्लिद्धते, तो ये लक्षण मिलेंगे। स्पर्श ये बता दिया, ज्वर, भ्रम, दम, तो पिपाशा, गल, तालु, शोष, ये लक्षण मिलेंगे अपने को, ये उपद्रव मिलेंगे इसमें। कफज में अपन बात करें तो कफज वाले में जैसे कफवर्धक निदान है उनके कारण उत्पन्न होगा भाई, मंदक दधी है, हरितक है, सारे बता रखे भी, है ना। और इसमें देखो इसमें भी जो लक्षण क्या क्या मिलेंगे भाई, गौरवता, सिरोवन ये बता दिया, स्थैर्य, काठिन, जैसे स्थिरता, काठिनता ही मिलेगा, श्वास का राजिष्मा प्रतिवर्तम की, ये इनकी भी उत्पत्ति हो सकती है भाई, ये अपन ने बता दिया, काम की चीज़ है। इसके बाद देखो कि जो नीचे गुल्म होता है वो क्या होता है भी, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण असाध्य होता है, तो पहली चीज़ अपने को ये भी याद रखना। और जो रक्तज गुल्म है वो आचार्य चरक ने केवल स्त्रियों माना है भी, और स्त्रियों में क्यों माना है, जबकि चार पाणी दोनों में माना है, स्त्री पुरुष दोनों में होता है भी। और स्त्रियों में होने के पीछे रीजन क्या, क्योंकि जो गर्भाशय होता है वो केवल स्त्रियों में होता है भी, है ना। और इसमें होता क्यों है उसके निदान भी बता दिए भाई, स्त्रियां इसमें परतंत्र होती है, अशिक्षित होती है, इस वजह से वेगों का विधारण करती है, वेगों का विधारण करने से वात वृद्धि होगी, वात वृद्धि के कारण जो मासिक स्राव होता है भी,
तो उसका अवरोध होगा, अवरोध के कारण क्या होगा भाई कि उसकी प्रवृत्ति वो तो बढ़ेगा, इस वजह से कुक्षी भी बढ़ेगा, और कुक्षी बढ़ेगा तो उसमें किसके गर्भावस्था स्त्री के समान लक्षण मिलेंगे भी, इसमें जैसे स्तन्य की प्रवृत्ति होगी भी, होस्ट या स्तन्य मंडल कृष्णमंड के हो जाएंगे, अत्यर्थ ग्लानि होगी भी, पैरों में स्वेलिंग होगी, है ना, सौतुपाद्यम। इसके अलावा देखो योनि से चटालत्वम, ये पूछा भाई कि योनि प्रदेश स्फालित होगा, ये बता दिया, है ना, या फिर योनि से दुर्गंध, ये बता रखा है भाई। ये सारे गुल्म, ये सारे इसमें लक्षण मिलेंगे। गुल्म के पूर्व रूप की अपन बात करें तो क्या बता दिया, अग्निविषम्यता होगी, विदा भुक्त से, इसका जस्ट बता दिया, है ना, पाक काली से युक्तम से, ज़्यादा वेदना होगी भी। इसके अलावा देखो अबुभुक्षा बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है सोइतस्य च असहित्वम, कि अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो उसको सहन नहीं कर पाएगा भी, है ना। इसके अलावा देखो सभी जो गुल्म है उसमें सभी में वात प्रधान बता रखा है, इसलिए कि आप चिकित्सा किसकी करें कि आपको वासामक, अगर आप कुछ भी ना हो तो वासामक चिकित्सा करनी चाहिए, सारी चिकित्सा एक तरफ, वासामक चिकित्सा आपको करनी चाहिए भी। और गुल में कौन से कर्म का निषेध बता रखा है भाई, गुल में वमन कर्म का निषेध है, ठीक है। और ये लाइन भी अपने को याद रखनी है भाई। इसकी चिकित्सा अपन बात करें तो कैसा कि जो एक सन्निपातिक होता है, असाध्य होता है, और जिसमें एक दोष जो होता है उसमें उसी के अनुसार चिकित्सा करें, और जो द्वंद्व होता है उसमें साधारण कर्म करना चाहिए भाई, साधारण कर्म के लिए इनका बोल दिया भाई, ठीक है, ये अपने काम का है। इसके बाद आगे चलो अपन बात करते हैं किसकी, है ना, अब अपन प्रमेय की बात करते हैं। तो प्रमेय में क्या बता दिया भाई, प्रमेय के सबसे पहले तो 20 भेद होते हैं भाई, है ना, और 20 भेद होते हैं, और इसके दुष्य भी कितने बता रखे हैं भाई, तो ये अपने को दुष्य भी याद रखने इसके, है ना। तो इसके जैसे भेद बता दिए, इसके दुष्य कितने, इसके 10 दूषी होते हैं भाई, 6 तो धातु होती है, 4 इसमें अलग अलग बता रखे, तो अपने को याद रखना है। और इसमें जो प्रमुख दूषय होता है वो मेद की दृष्टि होती है भाई, और इसमें जो अपन ने माधव का जो नियम लगाया है भाई, तो वो भी अपने को याद रखना है भाई कि जो तुल्य दोषम ज्वर के लिए आता है, तुल्य दुष्यम किसके लिए, कफज प्रमेय के लिए आता है भाई, ठीक है, प्रमेय के लिए, क्योंकि कफज प्रमेय समान समान होने के कारण सुख साध्य होता है, और पुराणात्वम किसके लिए, गुल्म के लिए आता है, तो अपन ने डिस्कस किया था अभी। तो यहाँ पर जो भेद बता रखा है अभी, तो इसमें जो कफज गुल्म है, जो कफज प्रमेय है उसके भेद बता रखे हैं, तो इसमें 10 भेद है, क्योंकि इसमें कफ के 10 गुणों की दृष्टि होती है, और 10 गुणों की दृष्टि होने के कारण ही ये 10 प्रकार का होता भी, है ना। और प्रमेय में जो कोई भी ऐसा प्रमेय हो वो हमेशा त्रिदोषज ही होता है ना। प्रमेय कुष्ठ हो, राजयक्ष्मा हो, ये हमेशा सारे ऐसे विकार है जो क्या होते हैं भाई, त्रिदोषज होते हैं भाई, है ना। तो इसको टिक करना, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा देखो इसकी श्रेष्ठ औषध बता रखी है, इसमें नोट करके लिखना कि इसकी श्रेष्ठ औषध है, अष्टांग हृदय ने क्या बता रखी, आमलक। अष्टांग हृदय ने प्रमेय की श्रेष्ठ औषध बोली आमलक, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने बोली है हरिद्रा, अष्टांग संग्रह ने बोली है हरिद्रा, और अष्टांग हृदय ने बोली है आमलक, ठीक है भाई। तो दोनों का याद रखना, जैसे वासा किसकी प्रसिद्ध औषधि थी, ऐसे ही अपने को इसकी लिखनी है भाई। और प्रमेय के लिए आता है अनुसंज्ञा नाम, जैसे अग्रे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अनुसंज्ञा नाम की, अनुसंज्ञा नाम किसके लिए आता है भाई, और बहुत हिट क्वेश्चन है, समझ में भी नहीं आता है अनुसंज्ञा का मतलब होता क्या भी, मतलब अवश्य रूप से होगा, ठीक है भाई। जैसे आपने निदान सेवन किया, क्योंकि आपके निदान आप लोगों ने इसके पढ़े होंगे भी, आश्चर्य सुखम शब्द सुखम तदीदी ग्राम्य उद्गम पैसा वजह, है ना, कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, इनका जो कफवर्धक द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करता है, तो इसमें अनुसंज्ञा नाम की, तो प्रमेय अवश्य रूप से, अनुसंज्ञा का मतलब होता है अवश्य रूप से होने वाला, ठीक है भाई। और इसमें देखो प्रमेय के भेद भी, असंख्य भी भेद होते हैं, तो इसके भेद भी अपने को याद रखने भी, जैसे 20 भेद भी होते हैं, लेकिन इसके असंख्य भी भेद बता रखे, पहले ही कोटेशन में बोला है ना। और इसमें देखो फिर रोग 3 प्रकार के होते हैं भाई, यहाँ पे जो कोटेशन नंबर 4 बोला है ना, इसमें यहाँ पे रोगों के प्रकार बोले हैं। तो सबसे पहले अपने इसको स्टार्ट करते हैं एक बार, तो है ना। इसमें देखो त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेह भवंती, कोटेशन नंबर 3 पे चलो। कोटेशन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई कि त्रिदोष कोप निमित्ता की, त्रिदोष प्रकोप के आधार पर विंशति प्रमेह की 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, टिक करना। विकाराश अपरिसंख्या, और जिनकी संख्या देखो क्या बता दी, असंख्य भी होती है भाई, इसको टिक करना, ठीक है। तत्र यथा त्रिदोषम च प्रमेह अभिनिवृत्ति अनुशक्यम, इनकी व्याख्या कर रहा है देखो यहाँ पे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाले पे चलो, तो आगे वाले में देखो क्या कह रहा है अभी, निदान दोष दुष्य विशेष में इयम खलु निदान दोष दुष्य विशेषम, कि खलु मतलब निश्चित रूप से, है ना, यम खलु निदान दोष विशेषम विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषज्ञ भवती। यहाँ पर देखो सभी के कारण बता रखा है अभी कि रोगों की उत्पत्ति कैसे होगी, उसके निदान बता दिए, उसके दोष क्या है, उसके दुष्य क्या है। तो यहाँ पे देखो विमर्श में भी लिखे हैं भाई, है ना, रस असरक मास में दो अस्थि मज्जा सुग्रम मल मूत्रम से स्वेदम से विशेषम बोल दिया भाई, है ना।
निदान क्या, तो निदान बता रखे हैं, इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक चीज बता रखी है, यहाँ पे 3 चीजें बोली, तो इनको आप जरूर नंबर वाइज टिक करना भी। यथा अयम एत त्रयो निदानम विशेषा, कि देखो 3 निदान है ना, जब ये 3 निदान है, 3 किसके किसकी बोल रहा है भाई, एक तो निदान की बोल दिया, एक दोष की बोल रहा है, एक दुष्य की बोल रहा है। निदानम विशेषा परस्परम, कि ये 3 चीजें होती है किसी भी रोग की उत्पत्ति के लिए, ये 3 चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है। 3 चीजें कौन कौन सी, नंबर लिख लेना इनको, निदान, दूसरा दोष, और तीसरा होता है दुष्य। किसी भी रोग की उत्पत्ति होने में 3 कारण है ना, निदान, दूसरा दोष और तीसरा दुष्य। ठीक है भाई, निदान, दोष और दुष्य। यहां पे देखो वही कह रहा है, यदा अयम एत त्रयो निदानम विशेषा परस्परम। हम यहाँ पे देखो कि ये तीनों क्या करते हैं भी, कि अगर इनका तीनों का परस्पर, तो इस पे देखो ना अनुबंधत्वा, इसको टिक करना, 1 नंबर डालना इस पे, ना अनुबंधत्वा, कि इनमें तीनों में अनुबंध ना हो, ना तो दोष में हो, ना निदान में हो, ना दुष्य में हो, तीनों में अगर एक दूसरे का अनुसरण नहीं करते, इसको ही टिक कर लेना आपने, ना अनुबंधत्वा, कि एक दूसरे का अनुसरण नहीं करते, तो इस वजह से फिर क्या होगा भाई, कि रोग नहीं होते। 1 नंबर करके इसके जस्ट लाइन पे दे रखा है देखो, ना अनुबंधत्वा। फिर उसके बाद देखो काल प्रकर्षात, तो काल प्रकर्षात का 2 नंबर डालना। 1 नंबर किस पे डाला आपने, ना अनुबंधत्वा, कि अगर दोष, निदान और दुष्य, इन तीनों का कोई भी क्या है कनेक्शन ना हो, तो कनेक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से देखो सेकंड लाइन पे बोला है, इसको यहां डायरेक्ट टिक करना, न तदा विकारा अभिनिवृत्ति, इसको टिक करना भाई। आपको मैं बताता हूं, एक बार एरो का चिन्ह बता रखा है भाई कैसा है ना, इसको ऐसे ही करना, इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज। देखो जैसे मैंने डाले, देखो है ना, त्रयो निदाना विशेष परस्परम न अनुबंधित्वा, 1 नंबर इस पे डाला, और यहां से डायरेक्ट देखो एरो का निकाल बनाना है यहाँ पे, तो ये इसी के लिए कह रहा है न अनुबंधित्वा, कि इन तीनों का अनुबंध ना हो, तो इसके वजह से क्या बोला है, न तदा विकारम अभिनिवृत्ति, ये 1 नंबर का आंसर दे रखा है कि विकार नहीं होगा। उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोला है, काल प्रकर्षाद, कि काल के आधार पर अगर देखो थोड़ा काल के बाद ही एक दूसरे में संबंध बना रहे हैं, मतलब इनमें दोष, निदान और दुष्य कि आपस में थोड़े समय बाद अगर ये कुछ ना कुछ काम करेंगे, जुड़ेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, चिराद अभ्य निवृत्ति, की थोड़े समय बाद रोग की उत्पत्ति होगी, तो 2 से इसे डायरेक्ट। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 3rd नंबर यहाँ पे लिखना, वलीय सो अथवा अनुबंधित्व, कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ जाए, मतलब दोष, निदान और दुष्य इनका अनुबंध अच्छी प्रकार से हो, कि ये दूषित हो जाए अच्छी प्रकार से, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, क्या बोल दिया यहाँ पे है ना, यथोक्तम सर्वलिंगा वा, कि यहाँ पर भी सारे लक्षण, या तो ये करना तनवो व भवत्वे, कि या तो तनु स्टार्टिंग में आपने ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा भाई, तनवो व भवन्ते च यतो सर्वलिंगम वा, अगर आपने स्टार्टिंग में ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में क्या है, सभी लक्षणों से युक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी मैं क्या कह रहा हूं? देखो बहुत अच्छी लाइन है, 3 चीजें हैं, 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो निदान, दोष और दुष्य। ठीक है भाई, निदान और दोष, दुष्य 3 चीजें होती हैं, इन तीनों का क्या एक दूसरे का तीनों का कनेक्शन होगा, तब क्या बता दिया भाई। अब यहाँ पे ये कह रहा है त्रयो निदानम विशेषा परस्परम न अनुबंधत्वा, कि ये तीनों का एक दूसरे से अनुबंध न हो, न अनुबंधत्वा, तो इसको देखो डायरेक्ट यहाँ से एरो बनाना, तदा विकारा भी निवृत्ति, की विकार मतलब रोग उत्पत्ति नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो काल प्रकर्षात, की थोड़े समय बाद हो रहा है भाई, थोड़े समय बाद, इसकी वजह से क्या होगा भाई, चिरादम व अप्य अभिनिवृत्ति, फिर तो रोग भी कैसे होगा भाई, थोड़े समय बाद ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखो वली, कि है ना, कि बलवान हो, वलीयानम स्व अंत्य अनुबंधित्वा, कि या तो बलवान हो, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, इनमें अनुबंध हो जाए, तीनों में अनुबंध हो जाए, निदान में, दोष में और दुष्य में, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई,
तनवो वा भवत्ते, या तो फिर तनु अवस्था में क्या करोगे, भवत्ते कि उसको ठीक कर लो, नहीं तो युक्तम सर्वलिंगम वा कि फिर वो क्या है, सारे लक्षणों से युक्त हो जाएगा। सारे लक्षणों से युक्त हो जाएगा मतलब कि वह साध्य की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। विपर्य विपरीता च इति सर्व विकारा विघातम भाव प्रति विषय अभिनिवृत्ति, इसको भी टिक कर लेना भाई। क्या बोला है भाई देखो, और इसके जस्ट विपरीत वाली कंडीशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया भाई क्या कह रहा हूं मैं? अरे आया भाई, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये काम की चीजें हैं, इनको अगर आप ढंग से नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ने से टाइम पास की तरह पढ़ ले तो क्या मतलब है। ठीक है, आगे चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है भाई, तत्रमेव त्रयो निदानम विशेषा श्लेष्म निमित्ता नाम च। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे जो प्रमेय के निदान बता रखे, तो प्रमेय में जो निदान है वो सारे कफ वर्धक निदान बता रखे क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। तत्रैव त्रयो निदानम विशेषा श्लेष्म निमित्ता नाम प्रमेणाम च अभिनिवृत्ता भवन्ति, है ना। कि यहाँ पे जो सारे निदान बता रखे वो कफ वर्धक बता रखे, हायनक यवनक देखो सारे बता रखे कि व्यक्ति क्या क्या करेगा, किन किन द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करता है। यहाँ पे कुदाने बता रखे, तो अपने को ज़्यादा टिक नहीं करना। नीचे से सेकंड लाइन पे चलो, एक तो इसको टिक करना मृजा व्यायाम वर्जनम, कि जो मृजा व्यायाम का मतलब क्या होता है अभी, जो व्यक्ति क्या होता है गंदा रहता है, या तो मृजा व्यायाम, है ना, अपने शरीर की शुद्धि नहीं करता, उसको कहते हैं मृजा वर्जन। मृजा, है ना, मृजा व्यायाम वर्जनम, की जो व्यायाम भी नहीं करे और सफाई भी नहीं करे। या फिर स्वप्न शयन च असंगम प्रसंगम, या फिर हमेशा सोता ही रहे भाई, ये बता दिया। यश्चित च कश्चिदापि, और इसके अलावा देखो और क्या बोला है भाई, श्लेष्म मेदो मूत्र संजनम च सर्वो निदानम विशेषा। और यहाँ पे देखो क्या बता दिया कि जिसमें कफ और मेद इनकी उत्पत्ति ज़्यादा हो, है ना। श्लेष्म मेदो मूत्र संजनम, की जिसमें कफ मेद और मूत्र की उत्पत्ति ज़्यादा हो, तो इसी वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, प्रमेय बता दिया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या, प्रमेय की जो निदान है उसमें सारे कफ वर्धक है। इसके अलावा जो काम काम के बता रखे हैं नीचे सेकंड लाइन मृजा व्यायाम, बाकी वाले तो आप जैसे भी जानते हो क्योंकि सारे कफ वर्धक वाले, है ना। मृजा व्यायाम वर्जनम स्वप्नम शयन आसंग प्रसंगनम, है ना, श्लेष मेदो मूत्र वर्जनम से सर्व निदान विशेषा। ठीक है भाई, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, बहुद्रव्यम श्लेष्मा दोष विशेषम। देखो इसका स्वरूप बता रखा है, ये कई बार पूछा हुआ है। बहुद्रव्यम श्लेष्मा दोष विशेषम, की प्रमेय में जो अत्यंत है द्रव वो क्या है, कफ है भाई, है ना, कफ दोष ही विशेष है। तो बहुद्रव्यम श्लेष्मा दोष विशेषम, इसको टिक करना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल दिया भाई, यहाँ पर इसके दूष्य बता रखे भाई, बहुबद्धम मेषम मेदो मासम शरीर क्लेदम। अब यहाँ पे केवल अस्थि को छोड़ दो, यहाँ पे अस्थि नहीं है भी, शरीर क्लेदम, शरीर का जो क्लेद भाग है, शुक्र शोणितम वसा मज्जा लसिका रसम ओजन च इति दुष्य विशेषा। तो इसके दुष्य कितने बता दिए भाई, है ना, इसके दुष्य कितने हैं, इसको छोड़ दो तो 6 तो धातु हो गई, और 4 है कौन कौन सी, वसा लसिका ओज और क्लेद। इनको ऐसे याद रखना भाई, निम्न में से प्रमेय का दुष्य नहीं है, तो प्रमेय का दुष्य कौन नहीं है भाई, अस्थि नहीं है, उसको ऐसे याद रखना भाई, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा पक चुके हो, है ना, 1.5 घंटे से कंटिन्यू। इसको यहीं तक विराम देते हैं भाई, है ना। और आप लोगों से एक ये है भाई, अब आप लोग फीस जमा कराना भाई, है ना, जैसी भी हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप फीस जमा कराना भाई, है ना। काफ़ी टाइम हो गया अपने को, तो जैसे भी लगे आपको, है ना, या तो किस्तों में करना चाहो तो कैसे कर देना, ठीक है भाई, या तो पेटीएम कर दो या फिर कैसे भी कर दो, ठीक है। इससे क्या है, एक आप, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कई बार ऐसे निकल लेते हैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि 1-2 महीने तो अपने को पढ़ते भी हो गए वैसे भी, है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे भाई, एक साथ अगर ऐसा करें तो, या फिर ऐसे इंस्टॉलमेंट में कर देना, ठीक है। और इसको पढ़ना, संडे को आपका टेस्ट है भाई, टेस्ट को अपन इवनिंग में रखेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, तो पहला तो